नमस्कार। आज हमारे साथ नमस्कार। दो प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जो ब्राह्मण एकता अस्मिता संस्कार सहयोग मंच के अध्यक्ष हैं, और आपके मार्गदर्शन में ही, आपके सानिध्य से ही हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री संदीप तिवारी जी, जो जिजोतिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। और आप दोनों के सहयोग से ही 28 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिचय सम्मेलन ब्राह्मणों का होने जा रहा है, जिसमें युवक युवतियों को एक दूसरे को अपना परिचय देने लेने का मौका प्राप्त होगा। तो इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर उपस्थित। राकेश जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अपने मंच के बारे में थोड़ा सा 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि कैसे आप परिचय सम्मेलन टेक्नोलॉजी पे लेकर के आए, और क्या जिजोतिया समाज की तरीके से और जो ब्राह्मण समाज हैं वो आपके साथ मिलकर के इसी तरीके से आगे बढ़ने को आतुर हैं। नमस्कार शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच जो है एक प्रदेश स्तरीय हमारी समिति है, जिसमें ब्राह्मणों के उत्थान पर हम लोग कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं केवल ब्राह्मणों का उत्थान, जब तक हम उनके संस्कार, उनके लिए सहयोग की बात नहीं करेंगे, उनके सम्मान की बात नहीं करेंगे, तब तक हम कोई काम आगे नहीं कर सकते। ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच 1999 से मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है, और रेगुलर हम लोगों ने जो बच्चे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन करने का कार्य किया है, तो बुजुर्गों के लिए जोड़ने का कार्य किया है। तो वहीं पर हमने ये भी देखा है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो विवाह योग बच्चे बच्चियां हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों को अच्छे वर्ग तलाशने में परेशानी होती थी। उसको हमने कम करने के लिए रेगुलर परिचय सम्मेलन करना प्रारंभ किए। इस वर्ष 2020 में जो हमारा परिचय सम्मेलन होना था, कोरोना की वजह से कोई हमारा सम्मेलन नहीं हो सका। तो हमने इसको लेके न्यू टेक्नोलॉजी आईटी के अंतर्गत इसको लेके आए, और इसमें हमने इस तरीके से रखा कि जिसमें आईटी से जुड़ के हमारे पूरे प्रदेश के और देश के बच्चे बच्चियां जो शादी योग्य हैं और उनके अभिभावक जो परेशान हो रहे थे, उनको इससे जोड़ा जाए। तो हमने सबसे पहले उनको जोड़ने का कार्य किया, और 7 जून को हमने एक पहला कार्यक्रम किया, जिसमें 264 बच्चे बच्चियों ने अपना परिचय दिया। और बड़ी मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज के लिए सब समाज के लोग कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं। उसी को देखते हुए हमारे जिजोतिया ब्राह्मण समाज ने भी उसको लिया। 28 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है, और इसके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पंडित संदीप तिवारी जी हैं, और इसको उन्होंने लेके बहुत अच्छे तरीके से हमसे भी और अच्छी भूमिका में इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि खुशी होती है कि जिस हिसाब से ब्राह्मण समाज सब समाजों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है, तो जैसे ही 7 जून को ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच ने कार्य किया, तो कहीं ना कहीं और समाजों के लोगों ने इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया, और आज अन्य समाजों के लोग भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं। ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच एक ऐसा मंच है कि केवल परिवारों को जोड़ने का कार्य नहीं करता है, केवल बच्चे बच्चियों तक सीमित नहीं है। हम धर्म को भी लेकर चलते हैं, तो हम संस्कारों को लेकर भी चलते हैं। हम संस्कारों के लिए, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे संस्कार कैसे मिले, उस पर कार्य करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चों को आगे, आपने देखा होगा वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जो संबंध हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो कार्य होते थे, जो परिचय सम्मेलन जब नहीं चलते थे, तो समाज के लोग
एक दूसरे को अपने मामा के बच्चा, फूफा का बच्चा, मौसी के बच्चे, इस तरीके से सभी को बताते थे। परंतु आज की तारीख में वो नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे बच्चियां पढ़ गए हैं, अच्छे पढ़ लिख गए हैं, दूसरी जगहों पे अपने जॉब कर रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं समाज से कट गए। जब समाज से कट गए तो हमारे लिए इसकी आवश्यकता पड़ी परिचय सम्मेलन करने की। कोटेक तो अभी कोरोना था, इसमें तो हमारे पास इतने फोन आ रहे थे कि इस बार परिचय सम्मेलन नहीं होगा तो कितने। आप ये विश्वास करेंगे, और लोगों को मालूम भी है, और जो लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, उन्हें भी मालूम है कि इस कार्यक्रम के बाद कितने शादी संबंध हमारे तय हुए। करीब 24 शादियां 7 जून से लेकर आज तक, माने 24 शादियां जोड़े की शादियां तय हो गई, और जिसमें से 6 शादियां तो हो चुकी हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ब्राह्मण समाज ने जो ये अपने आईटी के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो परिचय सम्मेलन किया, उसका हमें सबको लाभ मिल रहा है, और इसी आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके ऊपर और आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा बीच में रोकते हुए, मैं एक प्रश्न संदीप जी से करना चाहूँगा कि संदीप जी आप एक बात ये आपके सामने मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आज अगर पूरी दुनिया की स्थिति को हम देखें तो एक तरफ ब्राह्मण समुदाय जैसे प्रबुद्ध समाज के जो युवक युवती हैं वो देसी विदेशी पत्रिकाओं के माध्यम से आज वो ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन आज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में क्या ये विरोधाभासी नहीं है कि एक तरफ युवक को लग रहा है कि जहां 200 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए पूरी धरती पे, आज वो ऑलरेडी 800 करोड़ के आसपास है। तो जो मुख्य समस्याएं हैं समाज की, राष्ट्र की, दुनिया की, उसको छोड़ करके हम एक तरीके से परिचय सम्मेलन करवा के, शादी को प्रमोट करवा करके हम ऑलरेडी जो परेशानियां हैं उसको बढ़ा नहीं रहे हैं क्या? जी सर, हृदय जी। जी भाई सर, आपको बहुत अच्छा प्रश्न था। लेकिन सब इसमें एक बात है कहूंगा कि ये जो परिचय सम्मेलन है, ये आज के समय की आवश्यकता भी है। अगर अपन देखेंगे सब धर्म के साथ में, संस्कृति के हिसाब से, अगर आस्था के हिसाब से, और आप ये देखेंगे एकता और अस्मिता के हिसाब से भी, तो ये बहुत जरूरी है कि परिचय सम्मेलन इस समय होना चाहिए। मैं इस बात को नहीं समझता कि ये कोई मतलब विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि अगर एक रहेंगे, अगर अपने धर्म की राह पर चलेंगे, अगर हम अपने आस्था की राह पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस देश का और इस पूरे विश्व का कल्याण हम मतलब कर सकते हैं। ये हमारी पूरी तरह से हमारी यही सोच है। जी भाई साहब। तो राकेश जी, यही प्रश्न मैं आपसे भी आपके सामने भी रखना चाहूंगा कि एक तरफ तो पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, दोनों चीजों के पीछे कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो एक तरीके से गुबार फूटा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समस्या का कारण है। हर जगह पे इसी दिशा में चर्चा हो रही है, और वहीं हम परिचय सम्मेलन के ऊपर हमारा जोर है बहुत सारा। तो कहीं ये विरोधाभासी तो नहीं है, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, हम गलत दिशा में तो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्वाभाविक है, जब बच्चे होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, तो शादी संबंध होना है, ठीक है। बात इस चीज की होती है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमें जागरूक होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं पहले की स्थिति में यदि हम देखेंगे तो एक परिवार के 5-5 बच्चे हुआ करते थे। कहीं ना कहीं आज जो देख रहे हैं हम, वो स्थिति ये है कि एक परिवार में माने किसी के 1 बच्चे हैं तो किसी के 2 बच्चे हैं। और यदि हम इसके लेके और आगे बढ़ के आपको बताएं तो आप ये देखेंगे कि आज बच्चियों की संख्या बहुत कम है। बच्चों की संख्या में बच्चे जो है डबल स्थिति में है। आज हम देखेंगे तो बच्चियां शिक्षा में आगे हैं, आज हम देखेंगे तो बच्चियां टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आज हम देखेंगे तो बच्चियां संस्कार में आगे हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों को यदि हम देखेंगे तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, और जितने हम जागरूक होंगे, देखिए पहले जिनके 5 बच्चे होते थे आज 1 बच्चे हैं,
अब पहले स्थितियां जो बनी के बीच का करीब एक, मैं मानूंगा कि 90 से लेके और जो 2000 के बीच का जो दौर चला ना, वो दौर में ऐसा स्थिति रही, उन्होंने कि साहब हमारे यहाँ पे यदि 3 बच्चियां होगी तो जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक हम, माने उन्होंने उसको कायम रखा। आज स्थिति चेंज हो गई है। आज यदि किसी के यहाँ एक बच्ची है तो इसके बाद वो उसकी इच्छा ये नहीं होती है कि हमारा एक बच्चा भी हो जाए। इसलिए ये मानेंगे कि माने कहीं ना कहीं हम लोग जागरूक तो हुए, और ब्राह्मण समाज का ये काम है, हम केवल ब्राह्मण समाज को नहीं, सर्व समाज को इलिट जागृत करें। आज हम लोग जो संस्कारों का जब बात करते हैं, जब हम संस्कारों के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं, तो वो इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं जिससे कि केवल ब्राह्मण समाज जागरूक ना हो, इस चीज पर केवल ब्राह्मण समाज काम ना करे, अन्य समाजें भी काम करें। आपने देखा होगा, यदि आपके चैनल से के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा, विगत 3 वर्षों से हम उपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं, हम वेदों पे चर्चा कर रहे हैं, हम संस्कारों पे चर्चा कर रहे हैं, और केवल वेदों पे, संस्कारों पे, उपनिषद पे चर्चा क्यों कर रहे हैं कि जिससे केवल ब्राह्मण समाज केवल जनसंख्या पे नहीं, जनसंख्या के साथ साथ हमारे लिए पर्यावरण को भी ध्यान रखना। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसी के हिसाब से हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, और जल जंगल ये भी हमारे कम हो रहे हैं। जल जंगल को भी हम कैसे बचा सकते हैं? इधर हमें जनसंख्या को भी कंट्रोल करना होगा, और उधर हमें जल और जनसंख्या, जल और पर्यावरण, माने जल और जंगल दोनों के लिए भी संवारना होगा। ब्राह्मण एकता सभ्यता सहयोग संस्कार मंच ने पिछले वर्ष एक उपनिषद की एक संगोष्ठियां शुरू की, और पूरे वर्ष भर उन संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। कई जगहों पर हमने त्रिवेणी में हमारा क्या था, पीपल, बरगद, नीम के पेड़ लगाए। ये ऐसे पेड़ हैं जिससे कि जलवायु तो ठीक होती है, पर्यावरण भी साफ होता है, परंतु हमारा जल का स्रोत भी इससे बढ़ता है। ये ऐसे पेड़ है कि जिससे कि पर्यावरण, जलवायु और जल संरक्षण का कार्य इससे होता है। हमने एक नई विधा शुरू की कि आप केवल त्रिवेणी तक सीमित न रखें, केवल त्रिवेणी तक सीमित न रखें। हमारे 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र का एक पेड़ है, और वो हर पेड़ जो है कहीं ना कहीं जलवायु और वायु दोनों का शुद्धिकरण करता है। तो हम उन 27 नक्षत्रों के लिए उन 27 नक्षत्रों के पेड़ लगाए, जिससे कि हम पर्यावरण का को भी ठीक करें और हमारे जल संरक्षण का भी कार्य करें। ब्राह्मण समाज इस दौर में काम जरूर कर रहा है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से और आम लोगों को, आम जनमानस को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने इस कार्य को शुरू किया है, सर्व समाज के लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना हम पर्यावरण को ध्यान रखेंगे, जितना हमारा पर्यावरण साफ होगा, उतनी हमारी जनसंख्या में और पूरा जनमानस भी सुरक्षित होगा। आज यदि हम देख रहे हैं जो कोरोना जैसी बीमारी है, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का कारण है। जलवायु दूषित हो गई, पर्यावरण दूषित हो गया, जिस वजह से ये बीमारियां हो रही। यदि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को, पहले हम और आप देखते थे, यदि हम घर के अंदर जाते थे तो हाथ पैर धो के जाते थे। वर्तमान स्थिति को देखें तो लोग जिस तरीके से आते हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, टेबल पे खाना खाने लगे, कभी पलटी मार के बैठते नहीं है, कभी भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं। अब आप जब इस तरीके से चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर, जलवायु का असर, पर्यावरण का असर पड़ता है। आज कहीं ना कहीं कोरोना ये सिखा दिया, सोशल डिस्टेंस दिखा दी। आज हम हाथ पैर धो के चल रहे हैं, ऊपर कपड़ा बांध कर चल रहे हैं। क्यों? इससे पहले भी आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग लोग, सबके हाथ पे, कंधे पे गमछा होता था, सर पे टोपी होती थी। क्यों? ये सब चीज पहले वो लोग देखते थे, परंतु इन चीजों को जब खत्म किया तो ये जलवायु ने और पर्यावरण ने दिखा दिया कि हमें दोबारा वापस उस पर जाना चाहिए। और हमारे वेदों में, पुराणों में और उपनिषद में, नक्षत्र में, सब चीजों में लिखा हुआ है। इन सब चीज की जानकारी है, तो क्यों ना हम आज उसकी तरफ जाएं। इन कोरोना के 3 माह के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लोग जो है धर्म की तरफ गया है, और धर्म के साथ योग और संस्कार की तरफ गया है। और आज हम जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि हमारे लिए पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए,
तो हर व्यक्ति उस तरफ जा रहा है और पेड़ लगाने के लिए तैयार हो रहा है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से भी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जितने ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं वो वृक्ष लगाएं, त्रिवेणी भी लगाएं और नक्षत्र वन भी लगाएं, और अधिक कोशिश करें कि छायादार और फलदार वृक्ष लगाएं। छायादार वृक्ष यदि लगाएंगे तो उससे आप ये देखो, गौवंश जो है खत्म हो रहा, आज उनके लिए कहीं बैठने की जगह नहीं। पहले गौवंश भी केवल उन छायादार पेड़ों के नीचे बैठते, तो शुद्धिकरण भी होता, परंतु इस तरीके से, जिस तरीके से छायादार पेड़ कम हुए ना, तो जलवायु भी दूषित हुई, पर्यावरण भी दूषित हुआ। मेरा चैनल के माध्यम से सभी से यही आग्रह है। और हमारे बीच में संदीप तिवारी जी जो ज्योति ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही टेक्नोलॉजी की बात आई तो तुरंत इसके लिए मैंने अपने समाज के अंदर बात करते हुए, और ज्योति ब्राह्मण समाज का जो 28 तारीख को परिचय सम्मेलन होना जा रहा है, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम को, पूरे ज्योति ब्राह्मण समाज को केवल यही आह्वान करें 28 तारीख को कि सब अधिक से अधिक पर्यावरण की ओर ध्यान रखते हुए उस दिन ये वृक्ष लगाएं। और आज जो हम आपका ये चैनल देख रहे हैं, उपनिषद फाउंडेशन, इस चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब करें। यदि सब लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी ज्ञानवर्धक चीजें आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उससे जनमानस को लाभ होगा और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे मेरा संदीप जी से है। संदीप जी, जैसे पूरी विवाह व्यवस्था को अगर हम देखें सनातन परंपरा में, तो बहुत सारे रीति रिवाज आज वो कंटिन्यू हो रहे हैं जिनका औचित्य नहीं बचा हुआ है, शायद जिनका नवीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अभी राकेश जी भाई साहब ने बताया कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है, लड़कियां काबिलियत भी ज़्यादा पा गई हैं। तो परंपरा दहेज की अभी भी वही है। अब लड़कियों की संख्या भी कम है, यानी कि उनकी मांग ज़्यादा होनी चाहिए। लड़कियां काबिल भी ज़्यादा हैं, तो उनकी डिमांड और ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में लड़की के पिता को लड़की के लिए दहेज भी अरेंज करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये तो आज बिल्कुल इकोनॉमिक्स के भी लॉ के खिलाफ जा रहा है। तो एक संगठन के मुखिया होने के नाते, और ख़ास तौर पे ब्राह्मण समाज जैसे प्रबुद्ध वर्ग का नेतृत्व करते हुए, क्या आपके मन में ऐसी कोई प्लानिंग है, क्या ऐसा कोई विजन है कि आप कुरीतियों को इम्प्रूव करते हुए, परिचय सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए, और जो हमारे सामाजिक और सामुदायिक परिवेश हैं, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया पर्यावरण, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद उतनी जितनी तन्मयता से राकेश जी भाई साहब ने इसके बारे में चर्चा की है, उतनी सीरियसली समाज में इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। तो क्या इस दिशा में आपका विजन है कि आप अपने समाज को, अपने समुदाय को इस दिशा में भी आप परिचय सम्मेलन के साथ साथ इन विषयों के साथ भी परिचय करवाएं और आगे बढ़ें इस दिशा में? जी भाई साहब, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि बात जो आदमी वैसे दहेज प्रथा, वैसे ये जो दहेज प्रथा है ना, था इसके लिए हमने पहले भी सम्मेलन करे थे और हम काफी समय से इस बात के लिए थे कि दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, लेकिन हमको वो सफलता अभी तक मिल नहीं पा रही थी। लेकिन अभी हमने जो देखा है, जो ऑनलाइन ये जो हमने जो कार्यक्रम करे, मेरे खास से विशेष रूप से पिछली बार जो राकेश जी का जो कार्यक्रम हुआ था ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच का, उसमें खुद बच्चों ने अपने मुंह से कहा कि हमको दहेज नहीं चाहिए। हमको ये, मैं समझता हूँ परिचय सम्मेलन के द्वारा वैसे एक बहुत बड़ी जागृति आई है इसके अंदर, और ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर समाज को एक बहुत बड़ी इससे लाभ मिलने वाला है। तो आप ये देखेंगे वैसे परिचय सम्मेलन जो हो रहा है, जो कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं सम्मेलन, वैसे हम लोग भोपाल के अंदर, मैं तो काफी समय से कर रहा हूँ, ज्योति समाज से मैं काफी जुड़ा हुआ, पहले मैं महामंत्री भी रहा, युवा शाखा का अध्यक्ष भी रहा। वो भाषा में देखा ये है कि समाज के अंदर हम जो सम्मेलन करते थे उसके लिए हमको हाल का खर्च आता था, हमको मतलब खाने का इंतजाम करना पड़ता था, उसके अंदर कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए हमको खर्च हुआ करते थे। सबसे पहली बात अगर ये आप देखेंगे इसे, वो मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा मैं राकेश जी को, कि राकेश जी ने वो जो कार्यक्रम किया उसके बाद ही वो चेतना मेरे मन में तो आई, लेकिन बाकी वो अन्य समाजों के अंदर भी आई है, सोनी समाज में भी आई है, अग्रवाल समाज में भी आई है, कायस्थ समाज में भी आई है।
बस उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसके अंदर जो खर्च है, खर्च को हमने मतलब बचाना सीखा है। और वैसे खर्च जो बचा है उसका कारण ये है कि ऑनलाइन ये मतलब कार्यक्रम हुआ है। वो ऑनलाइन होने के कारण इस वजह से जो मैंने देखा है लोगों के अंदर कि एक बच्चों के अंदर एक नई जागृति आई। पहले हम जो सम्मेलन करते थे तो स्टेज पे मतलब मंच पे हम लोगों को बुलाते थे, बच्चों को बुलाते थे, तो बच्चे जो होते थे आने के लिए थोड़ा सा संकोच करते थे। लेकिन आज की तारीख में बड़े ही निडर और बड़े ही उत्साह से वो लोग मतलब अपने पास वहाँ आते हैं, ऑनलाइन उसमें मतलब बात करते हैं और उसमें अपना इंटरव्यू देते हैं और जो भी बात होती है उसको रखते हैं। तो भाई साहब निश्चित रूप से अगर मान के चलिए कि परिचय सम्मेलन निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा और जो दशा है उसको भी ठीक करेगा। और वैसे परिचय सम्मेलन वाली जो बात है वैसे ये पहले से ही चल रही है। आप अगर आप देखेंगे अपन महाभारत काल से नहीं तो या संदीप रामायण जी, काल ये से। माफ कीजिएगा संदीप जी, जी तो यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण ये भी है कि विवाह करवाने के साथ साथ क्या पर्यावरण या अन्य सामाजिक जो समस्याएं हैं, चाहे वो दहेज हो, चाहे जो खान पान की व्यवस्था हो, इतना पैसा खर्च हो जाता है पार्टी देने में, और उस पार्टी में जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो सारा का सारा, आप अगर आयुर्वेदिक परंपरा के हिसाब से देखें तो वो सिर्फ बीमारी दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। तो जहाँ आप मतलब तला भुना और पता नहीं कौन कौन सा रिफाइंड तेल में इस्तेमाल किया हुआ, भाई इतना खर्चा करके लोगों को बुला करके अगर हम सिर्फ उनको बीमारी बांट रहे हैं, तो ये भी एक कुरीति है। ऐसी दहेज एक कुरीति है, ऐसी अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति, अपने सामाजिक विषयों के प्रति हम अगर क्या कहें अवेयर नहीं है, उसके प्रति कंसर्न नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति है। तो क्या इस दिशा में भी आप अपने समाज को अग्रसर करने का आपका विजन है, मिशन है? क्या इस दिशा में भी आप लोगों को प्रेरित करने में इच्छुक हैं? जी जी। मतलब आपकी शुक्ला साहब जो बात आपने कही है पर्यावरण की, अगर जल जंगल और जमीन, बिल्कुल। राकेश जी ने जल और जंगल कहा था, जमीन वो सब तो भूल गए थे, लेकिन जल जंगल जमीन अगर तीनों अगर वैसा नहीं होगी ना, अगर ये तो ये संसार का बचना मुश्किल हो। आज के समय के अंदर जो जो दिक्कत आई है पर्यावरण की वो इसीलिए आई है। हमने पर्यावरण के इसमें हम लोगों ने काम करा है, हम लोगों ने पौधे भी लगाए हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, और हम ये समाज को संदेश भी देंगे और हम समाज के अंदर इस बात को उठाएंगे। और अभी भी जो सम्मेलन हमारा जो होगा उसमें इस बात को हम लोग रखेंगे। तो वैसे अगर जल जंगल जमीन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी भी आप ये देखेंगे जब तो जो अपनी जो पुरानी जो चीजें थी, जो पुरानी बातें थी वो फिर से वापस की हो रही हैं। आयुर्वेद को आप देखिए, आज आयुर्वेद को पूरा विश्व मानने को तैयार हो गया है, भारतीय पद्धति को मतलब मानने को तैयार हो गया है। पहले लोग हाथ मिलाया करते थे, आज लोग नमस्ते नमस्ते जो हमारा जो शब्द है, जो हमारी परंपरा थी उसको लोगों ने मान लिया है। मतलब निश्चित रूप से हम अपने समाज के अंदर पर्यावरण के लिए जागरूक करने का काम पहले भी कर रहे थे तो हम आगे भी करेंगे। जी भाई साहब। बहुत बढ़िया। तो राकेश भैया, एक जी आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जिस प्रकार जिजोतिया ब्राह्मण समाज आगे आया है इस पावन काम में, क्या अन्य ब्राह्मण समाज भी इस दिशा में आ सकते हैं? क्या आपकी किस चर्चाएं चल रही हैं? और सिर्फ ब्राह्मण समाज ही क्यों नहीं, क्यों पूरा सनातन समाज, जैसे कि अभी संदीप जी ने भी कहा, सोनी समाज में भी इस चीज का अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो क्या आपके माध्यम से भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि सनातन परंपरा को मानने वाले कम से कम, अब वो जाति कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, क्या इन सब के साथ मिल करके एक युगल अभियान नहीं चलाया जा सकता है कि जिसमें 16 संस्कार से लेकर के हमारी जो मान्यताएं सामाजिक और अन्य विषयों के ऊपर है, एक एक सामूहिक राय बने और एक अभियान जैसे कार्यक्रम आगे किया जाए, ताकि समाज को भी लाभ हो और व्यक्ति भी लाभान्वित रहे। शुक्ला जी, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। और आज जो 16 संस्कार की बात आपने रखी है, हम कहीं ना कहीं 16 संस्कारों के प्रति पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से लोग हर वर्ष कोशिश करते हैं कि एक यज्ञोपवीत संस्कार हो, मगर अभी वर्तमान की परिवेश में लोग इतने ज़्यादा यज्ञोपवीत संस्कार के प्रति जागरूक नहीं थे। पहले हमारा होता था कि 7 वर्ष में हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, मगर अभी तो बच्चों के लिए वो चीज़ आई नहीं। हमने एक चीज़ शुरू की
कि छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम उसका यज्ञों पे भी संस्कार न करवा के जैसे ही बच्चे होती है तो उसके पठन पाठन जाने से पहले पहले जब गुरुकुल में लोग जाते थे तो उनका संस्कार होता था। आज वहां तो हो नहीं रहा है। आज बच्चे जो है 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाने लगे हैं। चले जा रहे हैं। उससे ठीक है ना। अब जब 2.5 साल की उम्र में जा रहे हैं तो अभी उनके लिए कोई चीज की जानकारी है भी नहीं है और हम उनके लिए इतने जल्दी जागरूक कर भी नहीं सकते हैं। कहीं ना करना कहीं उचित उनके भी नहीं लिए है। करना उचित भी नहीं है। तो हम स्थिति ये कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चे 5 साल के होते हैं तो उनके लिए उस अपने संस्कारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। सरस्वती पूजन हम एक कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चों के लाने जागरूक करते हैं। पहले जब हम गुरुकुल में जाते थे आपने देखा होगा उनकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता, शहद से और उससे लिखते थे। वो परंपरा हम आज भी कायम करेंगे। उसको परंपरा के अंतर्गत हम कार्य करते रहते हैं। परंतु आज आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न एक और किया कि हमें सर्व समाज के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल निश्चित है। ब्राह्मण समाज को केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, सर्व समाज के हित की बात करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से अब सर्व समाज के लोगों की एक बैठक करके तो कोशिश करूंगा कि सर्व समाज को जोड़ के संस्कारों के प्रति उनको जागरूक करें। आप ये देखेंगे कि पहले जो है जो संस्कार थे शादी से लेके और मृत्यु तक ये पूरे 16 संस्कार जो है लोग उनके प्रति जागरूक थे। आज हम जो है पहले तो लव मैरिज, अब जहाँ लव मैरिज हो गई है तो वहां पे आपके पहला संस्कार जो है कहीं कोई देख नहीं था। तो क्या है उनके प्रति भी मगर वर्तमान में आपने देखी होगी कि उसमें आप ये देखेंगे उसमें कि जितने लोग ये लव मैरिज के जो केस आ रहे हैं उसमें 30% केस शादियां इनकी सक्सेस नहीं है। अरेंज मैरिज सक्सेस थी क्योंकि अरेंज मैरिज में उनके साथ में उनका परिवार समाज खड़ा होता था, मगर लव मैरिज के साथ में ना समाज परिवार खड़ा होता है ना समाज खड़ा होता है। आज आप कितने % लोगों को देखेंगे कि जिनकी शादियां किसी की 1 साल में संबंध विच्छेद हो गया तो किसी का 3 साल में। अब तो हमें ये भी देखने को मिला कि 12-12 साल में भी जिनके बच्चे 10 साल के हैं उसके बाद में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति भी हमें जागरूक करने की आवश्यकता है और हम इसके प्रति निरंतर कार्य कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इसको सर्व समाज से जोड़कर इसमें कार्य करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव रहा है। बस एक ही चीज ये है कि आप लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें परिचय सम्मेलन के अलावा बाकी के जो आपके कंस्ट्रक्टिव काम है शायद उसको उतना प्रसार नहीं मिल रहा है या शायद उसको उतना समाज में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इसमें दोष आपका नहीं, शायद समाज के लिए भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। एक आखिरी प्रश्न आप दोनों से, 2-2 मिनट का समय, उसके बाद हम ये रैप अप करेंगे इस मीटिंग को। वो ये है कि लड़कों की तरफ से अमूमन ये देखा जा रहा है, कई जगह पे अरेंज्ड मैरिजेस में भी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, कई तो मेरी नज़र से भी गुजरी, कि लड़के के बारे में जो बताया गया शादी से पहले, शादी के बाद जाकर के पता चला कि ये वो सच नहीं है बात। ना तो उसका बिजनेस उतना अच्छा था जितना कि बताया गया था, ना उसकी नौकरी इतनी अच्छी थी जैसे कि बताई गई थी। और अब तो कोरोना काल के बाद तो अभी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आप लोग परिचय सम्मेलन करवाने के दौरान इस चीज के ऊपर ध्यान रख रहे हैं कि कहीं गलत रिश्ता ना जुड़ जाए, कहीं धोखा ना हो जाए जिसकी वजह से लड़कियों को जीवन भर के लिए वो परेशानी झेलनी पड़ जाए? क्या इसका कोई सोच विचार, कोई मेथड आप लोगों के पास है अभी? ठीक है, मैं आपको बता दूं परिचय सम्मेलन केवल हमारा उद्देश्य नहीं होता, परिचय के साथ में वैवाहिक सम्मेलन भी हम लोग करवाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि सामूहिक विवाह हो जिससे तो उनके खर्चे बढ़े। परंतु जहाँ पे सम्मेलन जुड़ने की बात आती है तो जुड़ने की बात मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज रहती है कि हमारा उद्देश्य है दोनों परिवारों को जोड़ना। परिवारों की डिटेल हम उनके ऊपर स्वयं छोड़ देते हैं क्योंकि
हम भी पूरे परिवार में इतनी जानकारियां नहीं रख सकते हैं, इसलिए कोशिश ये करते हैं कि दोनों परिवारों को जोड़ने का काम हमने कर दिया है। अब इसके बाद दोनों परिवार उनकी जानकारी लें, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास भेजी जाती है, हम उसकी सत्यता कैसे निर्धारित करें। आपने लिखा कि हमारे बच्चे का पैकेज 12 लाख का है, अगर हम जब देखने जा रहे हैं तो उस बच्चे का पैकेज 6 लाख का है, जब उसकी डिटेल है, तो इसलिए कोशिश हम करते हैं कि वो परिवार के लोग स्वयं उस पर जानकारी लें, प्रॉपर वो करें। और उन लोगों को भी मेरा एक सुझाव है कि जो लोग इस तरीके की गलत जानकारियां देते हैं, सबसे ज्यादा संबंध विच्छेद जो हो रहा है ना, उन्हीं के हो रहे हैं। क्योंकि जब ये जानकारी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जब वो देखते हैं कि जो आपने बताया था उससे नहीं, तो उस पर छोटी छोटी बातों पे बहस शुरू हो जाती है और वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि तलाक तक पहुंच जाता है और उनके संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जितनी ज्यादा आप पारदर्शिता रखेंगे, यदि आप पारदर्शिता रखेंगे तो संबंध निभाए जाएंगे। और इसीलिए अरेंज मैरिज में क्या होता था कि उसमें परिवार के लोग पूरी जानकारी रखते थे और समाज के लोग एक दूसरे से मिलते थे, तो पूरे समाज के लोगों को जानकारी होती थी कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्या उसकी सैलरी है। तो मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि आज भी अरेंज मैरिज जितनी ज्यादा सक्सेस है, ज्यादा जो लव मैरिज नहीं है। और बच्चे बच्चियों से भी केवल मेरा एक ही आग्रह है, आप रिलेशनशिप रखें, नेत्र बहुत अच्छे रहें, परंतु जहां तक जब शादी की बात आए ना, तो यदि परिवार और समाज से मिलकर करेंगे तो आपके संबंध जो है बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल ठीक है। संदीप भैया, ये जी जैसे ये तो अब क्वेश्चन अब रहा ही नहीं, अब तो बच्चे भी, जी युवा युवती भी इस बात को मान रहे हैं कि अरेंज्ड मैरिजेस कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है, तो अब ये तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है। लेकिन हम एक मंच के तौर पे अगर हम परिवारों को आपस में आमने सामने लेकर के आ रहे हैं, तो क्या भविष्य में जाकर के ऐसी संभावना बन सकती है कि हमारे माध्यम से एक फिल्टर हम बना सकें कि भाई जो भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो या जो डिसऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसके खिलाफ हम कोई ना कोई एक ऐसा चेक एंड बैलेंस बना सकें कि कम से कम हमारे माध्यम से अगर कोई शादी हो रही हो तो इसमें ये गलत इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ना हो, शादियां उस वजह से मिनिमम ऐसी शादियां रहें जिनके कि विच्छेद होने की संभावना हो क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। जी वैसे शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है आपने, जो कि आपने इतने अच्छे मतलब बात को आपने हमारे ध्यान में डाला है कि हाँ, क्योंकि हम लोग सम्मेलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो सकती है। इस बात को आपने हमको हमारी और मतलब जो बताई है बात को, वो हमारे उनको दिमाग में आ चुकी है। तो अभी हम जो सम्मेलन भी करेंगे, इस बात को हम इसको विशेष रूप से ध्यान रखकर, और इसमें कोई वकीलों से, हमारे हमारे समाज के जो वकील है, जो कानूनी की जानकार है, उनको भी साथ में बिठाकर इस पर कोई एक नई चीज लेके आएंगे, कोई नया नया इसमें नियम निकालेंगे जो कि इस तरह की शादी तो हो जाएगी लेकिन आने वाले समय में उनको कोई दिक्कत ना आए। इस बात पे बिल्कुल हम गौर करेंगे। आपका जो प्रश्न है बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, बहुत ही मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मुझे बड़ा ही आनंद आया आप लोगों से बातचीत करके। और राकेश जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों के सहयोग से हम चाहेंगे कि इस तरीके के और मीटिंग्स हों जिसमें और समाज के लोग भी, और वो सिर्फ ब्राह्मण समाज तक ना सीमित रहे, वो पूरा सनातन समाज एक तरीके से जुड़े और ऐसी मीटिंग्स आगे बढ़ें। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।